आज हम नवजागरण और हिंदी उपन्यास विषय पर चर्चा करेंगे। नवजागरण के लिए हिंदी में पुनरुत्थान, नवजागरण, प्रबोधन और समाज सुधार जैसे कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ये सभी शब्द अपने अपने स्वतंत्र अर्थ तो रखते ही हैं, साथ ही साथ ये सभी शब्द नवजागरण की किसी न किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नवजागरण का प्रारंभ परिवर्तनकारी, प्रगतिकामी और भविष्योन्मुखी चेतना से हुआ। 19वीं सदी के भारत में पूर्व और पश्चिम, मध्यकालीनता और आधुनिकता, परंपराशीलता और प्रगतिशीलता, तार्किकता और अंधविश्वास, वैज्ञानिकता और रूढ़िवादिता का वृहद सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक द्वंद्व चल रहा था। पश्चिम के गहरे प्रतिरोधी संपर्क में आने के कारण भारतीय समाज इस समय एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा था जो आज तक उसके समक्ष नहीं रही थी। भारतीय ज्ञान परंपरा और दर्शन ही नहीं बल्कि जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि भी पश्चिम के तर्कों की तलवार के सामने उपस्थित थी। सन 1757 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव पड़ी। सन 1757 ईस्वी तक कंपनी भारत से व्यापार पर अपने एकाधिकार के लिए फ्रांस और पुर्तगाल से संघर्ष कर रही थी। कंपनी को व्यापार के लिए मूल्यवान धातुओं को भी देना पड़ता था, परंतु 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद यह स्थिति एकदम बदल गई और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया। 18वीं सदी के अंतिम दशकों तक भारत के एक बड़े भूभाग पर कंपनी का कब्जा हो गया था। यद्यपि कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य तो भारत का आर्थिक शोषण करना ही था, परंतु वे मात्र इससे संतुष्ट न थे। वे भारत पर ब्रिटिश शासन को मात्र राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे अपने शासन को स्थायी बनाने के लिए भारतीयों पर अपनी जातीय श्रेष्ठता को भी स्थापित करना चाहते थे। इसलिए वे निरंतर यह सिद्ध करते थे कि भारतीय शिक्षा, दर्शन, साहित्य, भाषा, विज्ञान और इतिहास ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान के सामने कहीं नहीं ठहरते। सन 1835 ईस्वी में मैकॉले के शिक्षा मॉडल के आने के बाद तो यह नीति पूर्णतः स्पष्ट हो गई, जिसके जरिए भारत में पश्चिमी ढंग की शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की वकालत इसलिए की गई कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए काले अंग्रेज तैयार किए जा सकें। परंतु शिक्षा मात्र गुलाम पैदा नहीं करती, बल्कि वह देश, दुनिया, समाज को देखने की दृष्टि भी देती है। इसलिए यदि उस समय के इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह बात साफ हो जाती है कि 19वीं सदी में भारत में एक नया बुद्धिजीवी वर्ग सामने आ रहा था जो अपने समय को, समाज को नई दृष्टि से देख रहा था। यह बुद्धिजीवी वर्ग देख पा रहा था कि भारतीय समाज विभिन्न वर्गों, वर्णों में बटा हुआ समाज है, जिसकी अपनी अलग अलग परंपराएं, प्रथाएं और रीति रिवाज हैं। सदियों की संस्कृति, इतिहास के थपेड़ों और समय की आंधियों और समाज के स्वार्थी सत्ताओं के कारण रूढ़िवाद, अंधविश्वास और तर्कहीनता के गर्त में डूबी हुई है। समाज में जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी अनेक कुरीतियां और कुप्रथाएं आम हैं। उस समय में सामाजिक जागृति का अभाव था। समाज में पूर्व जन्म कर्मफलवाद, कर्मकांड, भाग्यवाद जैसे विचार प्रचलन में थे जो समाज की गति को रुद्ध कर रहे थे। ऐसे ही समय में समाज में अनेक समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए, जैसे ब्रह्म समाज जो 1829 में स्थापित हुआ, आर्य समाज 1875 में, प्रार्थना समाज 1863 में, सत्यशोधक समाज 1873 में, रामकृष्ण मिशन 1896 में। तो इस प्रकार अनेक समाज सुधार आंदोलन वहाँ उस समय शुरू हो रहे थे। भारतीय नवजागरण के इस सामाजिक बदलाव के दौर की परिणति सदी के अंत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में होती है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में लिखा है कि पारंपरिक भारतीय समाज में सुधार की प्रेरणा स्वतंत्रता की प्रेरणा से पहले आई थी। नए अभिजन की पहली प्रतिक्रिया समकालीन समाज की, भारतीय समाज की भयंकर सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए आंदोलन करने की हुई। राष्ट्रवादी प्रेरणा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्रमशः प्रबल हुई। 19वीं सदी के विभिन्न दशकों में गठित हुए इन समाजों ने भारतीय समाज में परिवर्तन और प्रगति का नया दौर शुरू कर दिया। राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में ही जाना जाता है। राजा राममोहन राय ने बाल विवाह, नशाखोरी, विधवा विवाह निषेध और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अथक प्रयास किए। बहुदेववाद के विपरीत
राजा राम मोहन रॉय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। यह बात भी रेखांकित करने योग्य है कि राजा राम मोहन रॉय ने भारत में प्रेस के उदय के लिए भी काम किया, जिससे व्यापक समाज में ज्ञान और सूचना का प्रसार हो सके। उन्होंने संवाद कौमुदी 1821 में, मिरातुल अखबार 1822 में तथा सन 1829 में बंगदूत जैसी पत्रिका निकाली, जिससे समाज में जागृति का संचार हुआ। जहां एक ओर नवजागरण की चेतना भविष्योन्मुखी थी, वहीं इस युग में, इस दौर में अतीत की पुनर्स्थापना की पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। संभवतः इसके पीछे यह विचार काम कर रहा था कि हम पश्चिम के विचार के समक्ष अपने समृद्ध इतिहास को प्रस्तुत कर सकें, परंतु अतीत में सब कुछ गर्व करने के लिए ही नहीं होता, अपितु अतीत का जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, निषेध, सती प्रथा जैसी जड़ मान्यताएं और रूढ़ रीति रिवाज कुप्रथाएं भी अतीत के साथ चली आती हैं। और जब हम अतीत को वर्तमान में उसके प्राचीन रूप में ही स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो ये मान्यताएं और सड़े गले रीति रिवाज भी समाज में चले आते हैं। गोविंद रानाडे ने समाज के इसी पुनरुत्थानवाद का कड़ा विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर भारत के बहुसंख्यक धर्म में आई सामाजिक सांस्कृतिक जड़ता को तोड़ने का काम किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ढोंग पाखंड और कर्मकांडों को व्यर्थ बताया और कहा कि वेदों की ओर लौटें। समाज में उन्होंने आह्वान किया। आर्य समाज के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने समाज में सच्चरित्रता, त्याग और अनुशासन को स्थापित करने का कार्य भी किया, परंतु उनकी दृष्टि बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि के लिए संकीर्ण थी। उन्होंने दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हुए लोगों को शुद्धि के जरिए पुनः हिंदू बनाने के लिए शुद्धिकरण के कार्यक्रम भी चलाए। इधर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए अतुलनीय कार्य किया। दलित समाज में जागृति और संगठन की शक्ति की चेतना के प्रसार में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का योगदान अतुलनीय है। ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों और दलितों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी में के भारतीय समाज में जातिवाद अपने चरम पर था। यह व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य होने की गरिमा से वंचित कर देती थी। छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाज में धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए तथा भारतीय समाज में तर्क और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी नवजागरण और परिवर्तन की आकांक्षा का प्रसार हो रहा था। सर सैयद अहमद खां ने उत्तर भारत में मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। शरीयतुल्लाह ने बंगाल में फराइजी आंदोलन तथा नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की। इन आंदोलनों का उद्देश्य था मुस्लिम समाज में फैली जाति व्यवस्था, अशिक्षा तथा कृषकों की दुर्दशा, बहुविवाह तथा पर्दा प्रथा का पुरजोर विरोध करना। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा देने का काम किया। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण और अत्याचारी शासन के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया था, तब मेरठ की सैनिक छावनी से निकली हुई चिंगारी और ने कंपनी राज के अभेद्य से लगने वाले किले की नींव हिला दी थी। इस संघर्ष में सैनिक और किसान दोनों साथ मिलकर लड़े थे। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर साथ लड़े थे और ब्रिटिश शासन को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। एक बारगी तो ऐसा लगा कि देश अब ब्रिटिश चंगुल से आज़ाद हो जाएगा, परंतु पुराने जमींदारों, सामंतों और राजाओं ने भारत के स्वाधीनता सेनानियों के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार से समझौता कर लिया। इनकी मदद से अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से इस संघर्ष का दमन कर दिया। हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। परंतु इस संघर्ष ने यह दिखा दिया था कि यदि सब एकजुट हो जाएं तो देश को आज़ाद कराया जा सकता है। इधर देश में नए पूंजीपति वर्ग का भी उदय हो रहा था, परंतु यूरोप की भांति यहाँ पूंजीवाद सामंतवाद का अंत नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ चलता है और इससे देश में तार्किकता और वैज्ञानिक चेतना का प्रसार भी थोड़ा धीमा हो जाता है। सन 1885 में भारत में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि ये संगठन प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती नहीं था, परंतु 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों में ही कांग्रेस ने देश को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट कर दिया। राष्ट्रीय राजनीति के बड़े पटल पर महात्मा गांधी के आने से यह संगठन बड़े राजनीतिक आंदोलन को लेकर आगे बढ़ा। राजनीति के साथ नवजागरण की चेतना के रूप में समाज सुधार, जातिवाद निषेध तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी इस समय में प्रयास हुए। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार का प्रसार भी इस समय में हुआ। नवजागरण में के दौर को अगर आप देखें तो वहाँ पर विज्ञान को बहुत अधिक महत्व मिला था और बहुत आशा के साथ विज्ञान को देखा जा रहा था। प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन और विचार को तो उस समय में गौरव के साथ देख ही रहे थे, परंतु समाज में आई नई चेतना इस बात को बता रही थी कि सामाजिक जड़ता को दूर करने के लिए विज्ञान को स्थापित करना जरूरी है। समाज धार्मिक पाखंडों और अविश्वासों के स्थान पर तर्क और वैज्ञानिक चेतना को महत्व दे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। राजा राममोहन राय जैसे लगभग सभी बड़े समाज सुधारक इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं। विश्वनाथ नरवणे केशव चंद्र सेन को उद्धृत करते हैं इस संदर्भ में। वे कहते हैं कि विज्ञान ही आपका धर्म होगा, वेदों से ऊपर, बाइबल से भी ऊपर, खगोल, भूविज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन, शरीर और कायिकी उसी प्रकार प्रकृति के ईश्वर के सजीव धर्म ग्रंथ हैं जैसे दर्शन, तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र आत्मा के ईश्वर के धर्म ग्रंथ हैं। नए धर्म में सब कुछ वैज्ञानिक है। अपने मन को गूढ़ रहस्यों से आच्छादित ना कीजिए, स्वप्नों और कल्पनाओं में ना डूबिए, बल्कि निर्मल, दृढ़ और ठोस निर्णय द्वारा हर बात को सिद्ध कीजिए और जो कुछ सिद्ध हो सके उस पर दृढ़ रहिए। आपके सब विश्वासों और प्रार्थनाओं में आस्था और तर्कना की सच्चे विज्ञान के साथ संगति होनी चाहिए। तो ये बात साफ होती है कि विज्ञान को उस समय बहुत अधिक महत्व दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि नवजागरण के दौर में प्रेस के उदय पर, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसका प्रसार समाज के जन जन तक होने लगा। नवजागरण की चेतना के प्रसार में प्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका प्रमाण यह है कि 19वीं सदी के लगभग सभी बड़े समाज सुधारकों ने इसके महत्व को समझते हुए समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी निकाले। वैसे तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 16वीं सदी में गोवा में हो गई थी, परंतु उद्देश्य धार्मिक प्रचार के लिए पुस्तकें छापना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1664 में ही तत्कालीन बम्बई यानी वर्तमान की मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी, पर इसका उद्देश्य कंपनी के कामकाज तक ही सीमित रहा। लंबे समय तक समाचार पत्र नहीं छपे। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत में बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर निकाला। प्रारंभ में इसमें व्यापार संबंधी खबरें छपती थीं, तब तक सरकार को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन शीघ्र ही समाचार पत्र ने सरकार की आलोचना करते हुए लेख प्रकाशित किए तो ब्रिटिश सरकार ने उनके समाचार पत्र को बंद करवा दिया। परंतु जागृति की यह लौ यहाँ नहीं बुझी, अभी तो यहाँ से तो समाचार पत्रों के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हो गया। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट पहला ऐसा अखबार बना जो किसी भारतीय द्वारा निकाला गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड बना जो पंडित जुगल किशोर ने सन 1826 में निकाला। नवजागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने प्रेस के महत्व को समझते हुए 1821 में संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी के पत्र मिरातुल अखबार को निकाला। दादा भाई नौरोजी ने गुजराती में रफ्त गोफ्तार नाम से समाचार पत्र निकाला। जहां एक ओर देश में भारतीय भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन बढ़ रहा था, वहीं अंग्रेजी में भी समाचार पत्रों का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था। सन 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया, 1875 में स्टेट्समैन और 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना हुई। सन 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों के कारण इन अखबारों ने समाज में हलचल पैदा कर दी थी। इसी प्रकार की चेतना का प्रसार और इसके प्रभाव से ब्रिटिश सरकार डर रही थी। सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए प्रेस विरोधी अनेक कानून बनाए, जैसे प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसी प्रकार के कानून थे। प्रेस के प्रसार ने भारत में नवजागरण, राष्ट्रवाद, समाज सुधार की चेतना को व्यापक जनता तक पहुंचाया।
भारतेंदु युग के सभी बड़े रचनाकारों ने प्रेस के महत्व को समझते हुए अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इस युग में नवजागरण की चेतना के अंतर्गत साहित्यिक पत्रकारिता की भी शुरुआत हुई। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु ने स्वयं कवि वचन सुधा, बाला बूधनी तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन कराया। उनके मंडल के अन्य रचनाकारों जैसे बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलने वाली सरस्वती पत्रिका ने तो साहित्य और समाज में नवजागरण की चेतना को व्यापकता प्रदान की। इस समय में ही गद्य का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो नवजागरण के काल में ही हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत जैसे रूपोबंध सामने आए। इसी तरह से नवजागरण के दौर में आर्थिक राष्ट्रवाद की भी एक नई लहर दौड़ पड़ी। यह तथ्य है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद शोषण और लूट की नींव पर खड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासन की जनविरोधी नीतियों और मनमाने करों से 19वीं सदी में भयानक गरीबी हुई। इसका परिणाम यह भी हुआ कि भारत में इस दौरान अनेक अकाल पड़े जिसमें लाखों लोग काल के गाल में समा गए। कृषि की बदहाली का सबसे अधिक असर भूमिहीन किसानों पर पड़ा जो निरंतर कर्ज के शिकंजे में फंसे रहते थे। उनकी स्थिति को बताते हुए इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं, सबसे नीचे तल्ले पर रहने वालों के बीच बंधुआ मजदूरों की अवस्था सबसे करुण थी। बंधुआ मजदूर का अर्थ पैसे उधार लेकर चुका ना पाने के फलस्वरूप श्रम के द्वारा उसे चुकाने की कोशिश अथवा पैसे उधार लेने के लिए किसी संपत्ति को बंधक रखने के बदले खुद को बंधक रखना। यह एक प्रकार से अपनी दास्ता के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना था। पास में पैसे ना होने से इन मजदूरों के लिए कर्ज चुकाना प्रायः असंभव था। कानूनी तौर पर गलत होते हुए भी यह प्रथा के रूप में यह दास्ता वंश क्रम से चलती रहती थी। किताब का नाम है आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। भारत की इस आर्थिक बदहाली को देखकर आर्थिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत 19वीं सदी में विकसित हुआ। दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी और आरसी दत्त ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी और शोषण पर आधारित आर्थिक नीतियों की आलोचना की और संपत्ति दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नवजागरण की इसी चेतना के साथ संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की। अब इतनी चर्चा के उपरांत हम नवजागरण की कुछ प्रवृत्तियों को पहचान सकते हैं। ये प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: समाज सुधार, आत्मालोचन, विज्ञान की महत्ता, देशभक्ति, स्वाधीनता, राष्ट्रवाद, आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता, पुनरुत्थानवाद, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व, सांप्रदायिक विभाजन और सद्भाव। ये सभी मूल्य व प्रवृत्तियाँ नवजागरण कालीन साहित्य विशेषतः उपन्यासों में हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि हिंदी में उपन्यासों के उदय को लेकर। बांग्ला में तो नॉवल के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1875 में भूदेव मुखोपाध्याय ने कर दिया था, परंतु उपन्यास शब्द हिंदी में सीधे सीधे नहीं आया। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रवेशांक जो कि 1873 में आया था, उस समय भी नॉवेल शब्द का प्रयोग किया, न कि उपन्यास का। फरवरी 1875 में प्रकाशित मालती के लिए उन्होंने पहली बार उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। राधाचरण गोस्वामी ने 1890 में भी अपनी रचना सौदामिनी को नवन्यास कहा। इसे बात पता चलती है कि उपन्यास शब्द हिंदी में काफ़ी विचार विमर्श के बाद प्रचलन में आया। हिंदी में वैसे तो पहली गद्य कथा रानी केतकी की कहानी सन 1803 में प्रकाशित हुई। उसके बाद लगभग 7 दशक तक हिंदी में बड़ी गद्य कथा सन 1870 में प्रकाशित होती है, जब गौरी दत्त जी का देवरानी जेठानी कहानी प्रकाशित होता है। इसके बाद तो सामाजिक विषयों पर लेखन प्रारंभ हो गया, जैसे ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा लिखित वामा शिक्षक सन 1872 में प्रकाशित हुआ। सन 1877 में छद्दाराम फिल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती का प्रकाशन हुआ। राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू सन 1881 में, तो लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ। इन सभी उपन्यासों की विषय वस्तु सामाजिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। इन प्रारंभिक
गद्य कथाओं में या उपन्यासों में पुनरुत्थानवाद की प्रवृत्ति को भी देखा जा सकता है। हिंदी के पहले उपन्यास को लेकर विद्वानों में भी मतैक्य नहीं है, उनमें मत में विभेद दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते थे कि लाला श्रीनिवास दास जी का लिखा हुआ उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती को पहला उपन्यास माना, तो गोपाल राय पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास कहते हैं। इस उपन्यास की जटिल विषय वस्तु, नाटकीय शिल्प और मनोवैज्ञानिक चित्रण को वे अपनी साधारणा का आधार बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी उपन्यासों में नवजागरण की चेतना के प्रसार के स्वरूप पर। जो पहली प्रवृत्ति उस समय के उपन्यासों में दिखाई देती है वह है समाज सुधार की। 19वीं सदी में प्रारंभ हुई नवजागरण की सुधारवादी समाज सुधार की जो चेतना थी उसका गहरा प्रभाव हिंदी के उपन्यासों पर पड़ा। इस दौर में हिंदी में सामाजिक कुरीतियों और समाज सुधार के उद्देश्य से अनेक उपन्यास प्रकाशित हुए। गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी में परिवार के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। नवजागरण में स्त्री की शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखते हुए अनेक समाज सुधारकों ने काम किया था। इस दृष्टि से देखें तो देवरानी जेठानी की कहानी वास्तव में स्त्री की शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए लिखी गई कृति है। इसके अतिरिक्त 19वीं सदी के मध्यवर्गीय जीवन के चित्र भी इस कृति में देखने को मिल जाते हैं। श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया उपन्यास भाग्यवती धार्मिक सामाजिक पाखंडों, रूढ़ियों, कुरीतियों को सामने रखता है। भाग्यवती बाल विवाह विरोध और विधवा विवाह के समर्थन में लिखा गया उपन्यास है, परंतु इसमें विवाह में होने वाले धन के प्रदर्शन और व्यय को भी निरर्थक बताया गया। फिल्लौरी जी ने अपने इस उपन्यास में विधवा विवाह के पक्ष में जोरदार तर्क रखे थे, जिसका उस समय के प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी वर्गों ने काफ़ी विरोध किया। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु वैसे तो कहानी मदन मोहन नाम के अमीर युवक की है जो कुसंगत में पढ़कर अपने पूर्वजों की संपत्ति नष्ट कर देता है, परंतु इसका महत्वपूर्ण पात्र है ब्रजकिशोर जो नवजागरण की चेतना से संपन्न है। वह कहता है कि देश में संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु आलस्य और अकर्मण्यता के कारण देश का विकास नहीं हो पा रहा है। यह उपन्यास आर्थिक चेतना को महत्व देता है। सामाजिक उपन्यासों में ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888 में प्रकाशित हुआ। ब्रजनंदन सहायकृत राजेंद्र मालती और सौंदर्य उपासक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल जैसी अनेक रचनाएं सामाजिक विषयों पर लिखी गईं। हिंदी उपन्यासों में जो दूसरी प्रवृत्ति मिलती है वह है पुनरुत्थानवादी चेतना की। इस दौर के कई उपन्यासों में आर्य समाज के प्रभाव से भी और पुरानी संस्कृति को पुनः वापस लाने के प्रयास के चलते पुनरुत्थानवादी चेतना दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत अतीत की सामाजिक व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ स्थापित किया जाता था। पश्चिम के बरक्स भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास भी इन उपन्यासों में दिखाई देता है। स्त्री शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा और भारतीय समाज पर पड़ रहे पाश्चात्य प्रभावों की कड़ी आलोचना भी इन उपन्यासों का मुख्य स्वर रहा। लज्जाराम शर्मा ने सनातनी हिंदू समाज की स्थापना के लिए पुनरुत्थान का रास्ता चुना। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी में पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित रमा और भारतीय संस्कारों में पड़ी लक्ष्मी को कथा का केंद्र बनाया गया है, जिसमें पाश्चात्य रंगढंग में ढली रमा अंततः पतन के गर्त में गिरती। सुशीला विधवा नामक उपन्यास में वे वैधव्य जीवन का महिमामंडन करते हैं, पुनर्विवाह का विरोध करते हैं और स्त्री शिक्षा के तर्कों को खारिज करते हुए पर्दा प्रथा तक का समर्थन करते हैं। यही नहीं, किशोरीलाल गोस्वामी ने भी विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। पुनरुत्थानवादी जो रचनाकार थे वे वर्ण व्यवस्था, छुआछूत और पूर्व जन्म कर्मफलवाद को भी समर्थन देते थे। जहां एक ओर इस प्रकार की चेतना थी, वहीं नवजागरण काल से चली आ रही सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भी एक प्रथा दिखाई देती है। जहां एक ओर ब्रिटिश शासक पुनरुत्थानवादी चेतना के साथ मिलकर देश में फूट डालने का काम कर रहे थे, वहीं अनेक साहित्यकार देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का काम भी कर रहे थे। राधा कृष्ण दास का उपन्यास निस्सहाय हिंदू इसी प्रकार की रचना है। यह उपन्यास कहता है कि देश की समस्याओं के निदान के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ काम करना होगा।
जो अन्य एक प्रवृत्ति इस समय के उपन्यासों में मिलती है वह है राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के द्वंद्व की। नवजागरण दौर के कई विचारकों में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के बीच एक द्वंद्व दिखाई देता है। इस दौर में यह माना जाता था कि मध्यकाल में मुगल शासन में अंधकार युग आया था, परंतु ब्रिटिश शासन के आने के बाद समाज में परिवर्तन आ रहा है। अनेक स्थानों पर इस युग के साहित्य में राजभक्ति का स्वर उभर कर आता है। अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को प्रजावत्सल के रूप में भी दिखाया गया है। फिलौरी के उपन्यास भाग्यवती में भी अनेक स्थानों पर अंग्रेजी राज की प्रशंसा की गई। हालांकि पुलिस तथा प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की निंदा भी इस उपन्यास में दिखाई देती है। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का दबाव भी साहित्य और साहित्यकारों पर बना रहता था। आलोचक मधुरेश अपनी पुस्तक हिंदी उपन्यास का विकास में भारतेंदु युग के साहित्यकारों के राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के द्वंद्व को दिखाते हुए लिखते हैं, भारतेंदु युग के लेखकों का मुख्य अंतर्विरोध ब्रिटिश राज के उत्साहपूर्ण सहयोग और अपने देश की सांस्कृतिक विरासत के द्वंद्व के रूप में देखा जा सकता है। अनेक लेखक ब्रिटिश राज द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, विकास की नई संभावनाओं और अपेक्षाकृत शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था की प्रशंसा करते दिखाई देते हैं। परंतु इस युग के भारतेंदु युग के साहित्यकारों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना कम न थी, बल्कि देश के आर्थिक शोषण को लेकर भारतेंदु जी ने जो भाषण सन 1885 में बलिया में दिया था, उसको भी देखना ज़रूरी है। नवजागरण काल में एक बड़ी समस्या यह भी थी कि पाश्चात्य सभ्यता को भारतीय सभ्यता के सामने ज़्यादा ऊंचा आंका जाता था। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास में पश्चिमी सभ्यता के विपरीत भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास किया है। नवजागरण काल में देश के प्राचीन अतीत को फिर से देखने के अनेक प्रयास हुए तथा अतीत के गौरवशाली पन्नों को साहित्य में उतारा गया। किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से यही काम किया। किशोरीलाल गोस्वामी ने एक उपन्यास नामक मासिक पत्र का भी संपादन किया था। उनके उपन्यास तारा, हीराबाई, बेहयाई का बोरका, शीश महल तथा कोहिनूर जैसे उपन्यास इतिहास पर आधारित हैं, पर इनके उपन्यासों में इतिहास की सर्वथा अनदेखी भी की गई, क्योंकि कल्पना और उद्देश्य इनके लेखन पर हावी थे। इन उपन्यासों में मध्यकालीन मुस्लिम शासकों को खलनायकों की भांति प्रस्तुत किया गया। मुस्लिम विरोध के चलते इनके उपन्यास कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और शासन करो की नीति का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। जयराम दास कृत कश्मीर पतन, जुगल किशोर नारायण सिंह कृत राजपूत रमणी तथा चंद्रशेखर पाठक कृत भीम सिंह इसी प्रकार के उपन्यास हैं। अब हम बात करते हैं नवजागरण काल के तिलस्मी और अय्यारी के उपन्यासों की। इन उपन्यासों ने खूब लोकप्रियता पाई। ये उपन्यास अपनी रोचक शैली और अद्भुत कथाओं से पाठकों को आकर्षित करते थे। इस धारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है बाबू देवकी नंदन खत्री का, जिनके चंद्रकांता तथा बाद में चंद्रकांता संतति इतने अधिक चर्चित हुए कि बहुत सारे उर्दू जीवियों ने हिंदी सीखी, ये कहा जाने लगा। इसके पश्चात भूतनाथ शीर्षक से वे एक उपन्यास लिख रहे थे जिसे वे पूरा ना कर सके। इस उपन्यास को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। इन उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होंने नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर अर्थात कटोरा भर खून जैसे उपन्यास भी लिखे। अपनी तिलस्मी और अय्यारी के उपन्यासों में वे राजदरबारों में अय्यारों के कारनामों का वर्णन किया करते थे। ये अय्यार अपने बुद्धि कौशल और वाक्पटुता से अनेक मुश्किल कार्यों को कर देते थे। इन उपन्यासों में यथार्थ के स्थान पर कल्पना को अधिक महत्व दिया गया था। चंद्रकांता उपन्यास में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के बेटे राजकुमार वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री चंद्रकांता की प्रेम कहानी कही गई है। इनके उपन्यासों में हिंदू जीवन दृष्टि और आचार विचार की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास भी दिखाई देता है। इसी धारा के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। इनके उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, डबल जासूस, जमुना का खून, भयंकर भेद। इन उपन्यासों में भी देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों की तरह मुख्यतः अपराध और हिंसा की कथा कही जाती थी। इन उपन्यासों में न्याय को जीतता हुआ भी दिखाया जाता था। इनके उपन्यास भी पुनरुत्थानवादी चेतना से अछूते नहीं थे। विधवा विवाह का विरोध भी
गोपाल राम गहमरी जी के उपन्यास में दिखाई देता है। नवजागरण की चेतना का यदि हम बात करें तो वो सर्वोत्तम रूप हमें प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। इसलिए हम प्रेमचंद के उपन्यासों की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि नवजागरण की चेतना का प्रभाव हिंदी उपन्यासों में के श्रेष्ठ उपन्यासकार पर किस प्रकार का पड़ा। नवजागरण की चेतना ने भारत भर में एक नई ऊर्जा भर दी थी। समाज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी अत्याचार से भरी हुई नीतियों ने भारतीयों के जीवन को कष्टप्रद बना रखा था। भारत के बौद्धिक वर्ग को पाश्चात्य विचारों और दर्शन से चुनौती मिल रही थी। तो उस चुनौती का सामना करने के लिए बौद्धिक वर्ग अतीत से लेकर वर्तमान तक को खंगाल रहा था। इस युग में एक ओर भविष्योन्मुखी चेतना मिलती है तो दूसरी ओर अतीतजीवी भी। सांप्रदायिक द्वेष मिलता है तो सांप्रदायिक सद्भाव भी। जाति, धर्म, लिंग की समानता के सवाल जो इस काल में उठ के खड़े हुए, वे आगे चलकर प्रेमचंद के उपन्यासों में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों में एक तरफ समाज का आदर्श सनातनी हिंदू आदर्श था, वो समाज बनाना था जिसमें स्त्रियां, दलितों और अल्पसंख्यकों के प्रति कोई व्यापक दृष्टि नहीं मिलती। इन उपन्यासों में उपदेश और मनोरंजन था। लेकिन प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को व्यापक सामाजिक संघर्ष के साथ जोड़ा, जिसमें स्वाधीनता की चेतना थी, सामाजिक अन्याय से कराहते समाज के निम्न वर्ग की आवाज़ें थीं, स्त्रियों की प्रखर बुद्धिमत्ता हमें दिखाई दे रही थी। जहाँ समाज में जातिवादी क्रूरता के प्रति सजग सहृदय समाज बेचैन हो रहा था उनके उपन्यासों को पढ़कर। प्रेमचंद ने सन 1836 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए भाषण दिया था। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो वंचित है, दलित है, पीड़ित है, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह, उसका इस्तिगासा जनता की अदालत में पेश करना साहित्य का उद्देश्य है। जनता की न्याय वृत्ति को जागृत करना साहित्य का लक्ष्य है। प्रेमचंद के सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान जैसे उपन्यास नवजागरण की चेतना का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद ने समाज के यथार्थ का चित्रण अपने उपन्यासों में किया, परंतु यह यथार्थ आदर्श से विमुख नहीं था। सेवा सदन के माध्यम से वे वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाते हैं। उपन्यास में दारोगा कृष्णचंद जीवन भर ईमानदारी से पुलिस की नौकरी करते हैं, परंतु बेटी के विवाह के लिए मजबूरन रिश्वत लेते हैं और पकड़े जाते हैं। यहीं से पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है और स्त्री की आर्थिक पर निर्भरता किस प्रकार से स्त्री को नारकीय जीवन की ओर धकेल देती है, यह उपन्यास में साफ दिखाई देता है। दहेज का लालची समधी शादी से इनकार कर देता है तो कृष्णचंद की बेटी सुमन का विवाह अधीर गजाधर से कर देती है, जो शादी के कुछ दिन बाद ही सुमन को घर से निकाल देता है। अनेक कठिनाइयों से गुजरने के बाद सुमन भोली से मिलती है, जो वेश्यावृत्ति से अपना जीवन चलाती है। सुमन की तरह भोली भी अनमेल विवाह की कुप्रथा की सताई हुई है। इस उपन्यास में सेवा सदन एक आदर्श स्थान की तरह से आता है, हालांकि उनके द्वारा दिया गया विकल्प अव्यवहारिक था। अनमेल विवाह और स्त्री की दुर्दशा पर एक और कथा प्रेमचंद के एक अन्य उपन्यास निर्मला में भी दिखाई देती है। आलोचक गोपाल राय लिखते हैं, सामाजिक बंधनों और स्वीकृत प्रथाओं के कारण स्त्री की जिंदगी गुलामी का पर्याय थी। माता पिता अपनी कन्याओं का विवाह तिलक दहेज देने में असमर्थ होने के कारण अयोग्य, निर्धन या बूढ़े व्यक्तियों से कर देते थे और लड़कियों की जिंदगी नरक बन जाती थी। सेवा सदन और निर्मला में प्रेमचंद ने इस यथार्थ का अंकन मार्मिक और तल्ख रूप में किया है। किताब का नाम है हिंदी उपन्यास का इतिहास। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास उपनिवेशवाद के क्रूर चेहरे को दिखाता है और एक विराट स्वप्न रचता है, जिसमें जमींदार प्रेम शंकर अब स्वेच्छा से अपनी जमींदारी त्याग देता है। रंगभूमि तो नवजागरण की चेतना का एक दस्तावेज बनकर आता है। उपन्यास कहता है कि पूंजीवादी मुनाफाखोरी के विरुद्ध अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को दिखाना होगा। सूरदास जैसे उस युग के सत्याग्रही संघर्ष का प्रतीक बनकर आता है। पूंजीवादी जौन सेवक सूरदास से उसकी जमीन छीनना चाहता है और जमींदार, पुलिस, प्रशासन सभी उसका साथ देते हैं, परंतु सूरदास तमाम आक्रमण झेल कर भी सत्य और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ता। प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाता है। इस दौर में आप जानते हैं कि सामाजिक बदलाव के लिए, जातिवाद को समाज से दूर करने के लिए अनेक संघर्ष लड़े गए थे और इसका परिणाम ये हुआ था कि दलितों के प्रति छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संघर्ष के केंद्र में आ गए थे। इसी परंपरा में अंबेडकर
आए ज्योतिबा फूले उससे पहले आ चुके थे और अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। गांधी जी भी दलितोद्धार का नारा देते हैं। यही चेतना प्रेमचंद के उपन्यासों में भी बहुत गहरे से दिखाई देती है। उनके एक उपन्यास कर्मभूमि में सुखदा और शांति कुमार मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन चलाते हैं और सफल होते हैं। इसी प्रकार गोदान में दलितों द्वारा एक दलित लड़की के अपमान का बदला संगठित रूप में लिया जाता है। गोदान को तो किसानी जीवन का महाकाव्य ही कहा जाता है। होरी का संघर्ष जैसे समूचे किसानी समाज का संघर्ष बनकर आता है। वास्तव में प्रेमचंद के उपन्यास समाज के पाखंड, कर्मकांड, रूढ़िवाद, असमान समाज व्यवस्था का विरोध कर किसानोद्धार, स्त्रीोद्धार, दलितोद्धार के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उनके उपन्यास को जाना जाता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि नवजागरण की चेतना ने समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भूगोल को बहुत गहरे से प्रभावित किया। इतिहास साक्षी है कि परिवर्तन और नवोन्मेष की यह प्रक्रिया कुछ एक दशक में पूरी नहीं हुई, अपितु एक शताब्दी से भी अधिक लंबे समय तक चलती रही। समाज के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक, भविष्योन्मुखी और अतीतजीवी, नवोन्मेषशाली और रूढ़िवादी, विभाजन और सद्भाव, गुलामी और आज़ादी की शक्तियाँ निरंतर संघर्षरत रहीं। समाज की भांति शक्तियाँ साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय थीं। साहित्य के उत्थान के लिए अनेक प्रगतिशील साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने साहित्य की जड़ रूढ़िवादी शक्तियों के विरुद्ध जमकर संघर्ष किया। संघर्ष का यह मोर्चा साहित्य के प्रयोजन, विषय, रूपबंध, भाषा से लेकर उद्देश्य तक फैला हुआ था। इस संघर्ष में एक ओर रीतिकालीन विषय, भाषा, रूपबंध थे, तो दूसरी ओर आधुनिक विषय, खड़ी बोली और नए रूपबंध थे। हिंदी में इस नवजागरण की धारा की निरंतरता को समाज सुधार, राजनीति, साहित्य के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरह से सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में राजा राममोहन राय, राणा डे, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले को याद किया जाता है, राजनीति के क्षेत्र में तिलक, गांधी, नेहरू, पटेल और बोस को याद किया जाता है, उसी धारा में साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को याद किया जाना चाहिए। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि नवजागरण की जिस चेतना का सूत्रपात 19वीं सदी में समाज सुधारों से होता है, उसी चेतना का विकास 20वीं सदी के मध्य में भारत की स्वाधीनता संग्राम से अर्जित आज़ादी में होता है और साहित्य इसकी गवाही देता है, साक्षी बनता है।